ओम नमः शिवाय। अप्रैल 2022 का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में लगभग सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध के बारे में और चंद्रमा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि इनकी संचरण अवधि सीमित होती है। लेकिन जिन ग्रहों की अवधि लंबी होती है उसका महत्व भी ज्यादा होता है और हम ज्यादा बात उसी की करते हैं। जैसे शनि की संचरण अवधि एक राशि में 30 माह की होती है, राहु और केतु 18 माह, गुरु 12 से 13 माह। तो इसलिए इन चार ग्रहों की हम ज्यादा बात करते हैं। तो दर्शकों, इस महीने यदि सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव आम जनमानस पे पड़ना एकदम स्वाभाविक है, और इसके साथ इसका प्रभाव देश पर और अंतर्राष्ट्रीय जगत में, कृषि पर और मौसम पे, यह भी स्वाभाविक है। इसलिए शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब चैनल्स पर इसकी सर्वाधिक बात हो रही है। मैंने भी इन प्लेटफॉर्म्स से और यूट्यूब चैनल्स का अध्ययन किया इस ग्रहों के गोचर के संबंध में, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ कमियां पाई। जब भी आप ग्रहों के गोचर की बात करते हैं तो कुछ मूल तथ्यों की जानकारी हमें अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पहला, कि जन्म राशि से किस स्थान पर ग्रह शुभ फलदायक होते हैं, हमें इस बात की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बताता हूं सूर्य की। सूर्य जन्म राशि से तृतीय और छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फलदायक होते हैं। इसके अलावा और किसी राशि में इनका प्रवेश सामान्य होता है। दूसरा, राशि के किस भाग में ग्रह फलदायक होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारे ग्रह पूरी राशि में फलदायक नहीं होते। इनका एक दायरा है कि किन अंशों पर ये पूर्ण फल देंगे। और तीसरा, हमें वेद और विपरीत वेद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि यदि ग्रह शुभ स्थानों पर हैं फिर भी वो फल नहीं दे पाएंगे यदि उनका वेद हो रहा हो। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वप्रथम कि क्या होता है गोचर, और दूसरा, गोचर को कैसे देखें, जन्म राशि से देखें या लग्न राशि से देखें। तीसरा, राशि के किन अंशों पे कौन से ग्रह फलदायक होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और वेद और विपरीत वेद के बारे में भी संक्षेप में हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा। मैं पिछले 28 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु के अध्ययन और अध्यापन में हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती है। गोचर शब्द से हमारे ज्योतिषी मित्र तो भली भांति परिचित है ही हैं। हमारे तमाम दर्शक भी गोचर शब्द से वाकिफ हैं, लेकिन हमारे तमाम दर्शक ऐसे हैं जो गोचर शब्द से वाकिफ नहीं होते हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है, बहुत सारे लोग जब गोचर की बात होती है तो पूछते हैं कि ये गोचर क्या होता है। उनके लिए कुछ शब्दों में मैं बताता हूं कि गोचर क्या है। जब आप जन्मांक देखते हैं तो यह आपके जन्म के समय का एक स्कैन कॉपी होती है, यानी उस समय आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है वही आपका जन्मांक बताता है। लेकिन ग्रह गतिशील है। आपके जन्म के उपरांत ये ग्रह आज अगर आप देखेंगे तो किसी दूसरी राशि में होंगे और वहां भी चलायमान होते हैं। तो इनकी इसी गति के अध्ययन को हम गोचर का अध्ययन कहते हैं और गति को ही गोचर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि गोचर को जन्म राशि से देखें या लग्न राशि से। तो पहले हम संक्षेप में जान लें कि लग्न राशि और जन्म राशि होती क्या है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पूर्व में जो राशि उदित होती है, जो कि जन्मांक के प्रथम भाव में दिखती है, उसको हम लग्न राशि कहते हैं। और जन्म के वक्त चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे हम जन्म राशि कहते हैं। लग्न राशि से हम व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं
और जन्म राशि से हम उसके मन या जो उसका इनर है उसका विचार करते हैं। तो गोचर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। इसलिए हम जब भी गोचर का अध्ययन करें तो जन्म राशि को भी देखें और लग्न राशि को भी देखें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो शास्त्र कहते हैं कि जो ग्रहों का प्लेसमेंट या शुभ स्थान होते हैं वह जन्म राशि से ही देखे जाते हैं। और तीसरा, किन अंशों में ये ग्रह फलदायक होते हैं, तो यहां पर शास्त्रोक्त मत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि 0 अंश से लेकर और 10 अंशों तक मंगल और सूर्य प्रभावी होते हैं, यानी पूर्ण फलदायक होते हैं। शेष भाग में ये सामान्य फलदायक होते हैं। 11 अंश से लेकर और 20 अंशों तक शुक्र और गुरु पूर्ण प्रभावी होते हैं, पूर्ण फलदायक होते हैं। शेष भाग में ये सामान्य फलदायक होते हैं। 21 अंश से लेकर और 30 अंशों तक शनि और चंद्रमा पूर्ण फलदायक होते हैं। शेष भाग में ये सामान्य फल देते हैं। बुध और राहु और केतु ये तीनों पूर्ण राशि में प्रभावी होते हैं, यानी 0 अंश से लेकर और 30 अंशों तक। और अंत में जैसा कि मैंने बताया था कि हम वेद और विपरीत वेद को समझेंगे। इसको संक्षेप में समझते हैं। अगले भाग में यानी अगले वीडियो में हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। यदि कोई भी ग्रह, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सूर्य जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में पूर्ण फलदायक होते हैं। लेकिन यदि सूर्य तीसरे भाव में है और 9वें भाव में, जो कि इनका वेद स्थान है, यहाँ पर शनि के अलावा यदि किसी अन्य ग्रह से इनका वेद हो रहा हो तो इनके फलों में रुकावट आ जाती है, यानी ये फलदायक नहीं रह जाते। और इसी प्रकार से विपरीत वेद का विचार करते हैं, यानी यदि कोई भी ग्रह शुभ स्थान पर नहीं है लेकिन यदि उनका विपरीत वेद हो रहा हो तो उस स्थिति में भी वो पूर्ण फलदायक हो जाते हैं। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में दर्शकों इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें लिखें, हमें खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे शेयर करें। दर्शकों, हमने जन्म राशि और लग्न राशि के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अंत में एंड स्क्रीन में इसका लिंक दिया गया है, यदि आप देखें तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।